नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी में। दोस्तों, हमने जितने भी सेशन हमने किए हैं उस पे हमने कंक्रीट की बहुत सारी बात की थी और हमने कंपोनेंट की बात कर ली थी, जैसे कि उसके अंदर सीमेंट था, एग्रीगेट था, इन सब की हमने बात कर ली थी थोड़ी थोड़ी। आज हम यहाँ पे कंक्रीट की एडवांटेज ऑफ कंक्रीट और डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट के ऊपर बात करेंगे। इसके अगले सेशन में जब मैं वापस आऊंगा तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट के ऊपर बात करूंगा। वो हमारा अंतिम होगा इंट्रोडक्शन का पार्ट। ये जो मैंने अभी पूरा सीरीज पढ़ाई है, ये इंट्रोडक्शन था पूरा कंक्रीट का। यहीं पे हमारा लास्ट जो सेशन है, मेरा अगला सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, वहीं पे मेरा चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है। हमारा पूरा कंक्रीट का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाता है। तो आज मैं शुरू करता हूं एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के क्या फायदे हैं? जिस कंक्रीट को हम बना रहे हैं इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कंक्रीट का यूज किया है, तो उसके फायदे क्या हैं? पहली बात, जो कंक्रीट है वो इकोनॉमिकल होता है। कंक्रीट जब हम बनाते हैं, कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो इकोनॉमिकल होता है। जितना पैसा हमने लगाया उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उस इमारत को बनाने के लिए, उस ब्लॉक को बनाने के लिए, तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो वापस हमको वसूल मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। और कंक्रीट इसलिए इकोनॉमी होता है क्योंकि इसके अंदर जो कंपोनेंट हम डालते हैं वो हमको सस्ते भी पड़ जाते हैं और वो हमको जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं वो वाले कंपोनेंट, जिससे हमारा कंक्रीट बनके तैयार होता है। इसी वजह से कंक्रीट इकोनॉमिकल है। दूसरी बात, कंक्रीट के अंदर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो जब हमारी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे कंक्रीट को मिलती है या उसके अंदर होती है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कंक्रीट को उस पर दबाव लगाते हैं या उसको अंदर से दबाते हैं या कोई लोड उसके ऊपर आता है, तो वो इजीली आराम से झेल लेता है और जो लोड ट्रांसफर है वो आराम से हो जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात, नॉट इफेक्टेड बाय कोरोजन एंड वेदर इफेक्टेड। तो हमारा जो कंक्रीट होता है, एक तो ये हमको जंग से बताता है, ये जंग रोधक होता है, इस पे जंग नहीं लगता है। दूसरी बात, जो वेदर इफेक्टिव है, बहुत सारी इन्वायरमेंट पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हमारा जो कंक्रीट है हमको बचा के रखता है या वो खुद भी बच जाता है। वेदर इफेक्टिव से कंक्रीट के अंदर जो कंक्रीट के ऊपर वेदर इफेक्ट कम, इसका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। चौथी बात, ग्रीन कंक्रीट इज इजिली हैंडल, मोल्ड एंड फॉर्म्ड इनटू द शेप और साइज। जो हमारा ग्रीन कंक्रीट होता है, जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है, फ्रेश कंक्रीट को ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं और ग्रीन कंक्रीट को भी फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। तो जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है, जो अभी मैंने बनाया सीमेंट को लेकर, सीमेंट, एग्रीगेट, पानी, एडमिक्सचर डालिए ना डालिए, इन सबको मैंने मिला के कंक्रीट को बनाया, तो अभी जो बना है कंक्रीट, जो बिल्कुल अभी तरल मात्रा में कंक्रीट जो फ्लो कर सकता है, जो कंक्रीट मैंने अभी फ्रेश बनाया है, वो क्या है, वो इजीली, वो उसको हम आराम से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। उसकी जो शेप एंड साइज है हमारा, ठीक है दोस्तों, हम किसी भी शेप और साइज में कंक्रीट को ढाल सकते हैं, मोड़ सकते हैं, कहीं भी उसको फ्लो करवा सकते हैं। ठीक, कैन बी, पांचवी जो बात है, कैन बी पम्प्ड इजिली। कंक्रीट को हम आराम से पंप्ड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर में काम चल रहा है और हमको फोर्थ फ्लोर में कंक्रीट को भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम इजीली, आराम से कंक्रीट को पंप कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, हम कंक्रीट को नीचे वाले फ्लोर से फोर्थ वाले फ्लोर में आराम से भेज सकते हैं पाइप की सहायता से। ठीक है दोस्तों, किसी पाइप के साथ से हम उसको आराम से इजीली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ट्रांसफर करा सकते हैं, भेज सकते हैं, कैन बी पम्प्ड इजीली। जो छठी बात है हमारी, जो 6 बात है, ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंस, रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। कंक्रीट जब बनता है, जब वो ठोस हो जाता है तो वो एक टिकाऊ होता है। फायर रेजिस्टेंस उसकी बहुत बढ़िया होती है, लाजवाब, बेहतरीन होती है। आग से उसके ऊपर आग का जो इफेक्ट है, जो हमारा आग प्रतिरोधक है, ठीक है ना, तो आग का इफेक्ट उसमें कम होता है, कम देखने को मिलता है कंक्रीट के अंदर। और हमारा जो हमारी ये वाली बात है, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, और हमको कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। रख रखाव, कंक्रीट का जो रख रखाव है उसमें उसकी जरूरत हमको कम पड़ती है। किसके? जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, ये जो बात हुई, ये हमारी बात हुई है किसकी? एडवांटेज ऑफ कंक्रीट के अंदर अभी बात हुई है। तो अब हम बात करते हैं यहां पे डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट के। इसके नुकसान क्या है? अब किसी के फायदे हैं तो किसी के नुकसान जरूर होंगे। नुकसान की बात करते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हमने पहले भी कई सेशनों में कई बार मैंने इस बात को रिपीट किया है कि जो कंक्रीट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हाई होती है, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी क्या होता है कि लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसीलिए तो हम कंक्रीट के अंदर आपका सरिया मिलाया जाता है। किसको बढ़ाने के लिए? टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सरिया क्या करता है, वो कंक्रीट के अंदर जाने के बाद वो उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो कंक्रीट के अंदर यही दिक्कत है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कम और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ज्यादा। देखिए दोस्तों, जब भी हम एग्रीगेट, जो एग्रीगेट होता है उसके अंदर सीमेंट पेस्ट के अंदर हम एग्रीगेट मिलाते हैं, जब वो दोनों जुड़ते हैं तो उसके बीच में जो इंटरफेस है, मैंने पहले भी कई बार बात की थी, इंटरफेस है उनके बीच में जिससे वो चिपका है। ये दो एग्रीगेट है, ये मेरी दो मुट्ठी मान के चलो, दो एग्रीगेट मैंने ऐसे चिपकाया है, उसको बीच में एक सीमेंट पेस्ट है। तो क्या होता है कि सीमेंट पेस्ट से चिपकाया मैंने इसको, तो इनके जो बीच में है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है, जब मैं इनको दबा रहा हूं तब तो फ्रिक्शन बढ़िया है इंटरफेस पे, तब तो लोड ट्रांसफर बढ़िया हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, बाहर की तरफ खींच रहा हूं मैं, जब इन दोनों को मैंने खींचा, अपनी मुट्ठी को बाहर की तरफ खींचा, तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन भी खत्म हो गया। ठीक है ना, और ये जो बीच में ये दूर दूर जा रहे हैं, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। तो टेंशन लोड लगाने पर, उसको खींचने पर क्या होता है कि हमारा जो फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो यही दिक्कत है, यहां पे यही दिक्कत है कंक्रीट के अंदर, यही दिक्कत है कि इसकी लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दूसरी बात, फ्रेश कंक्रीट श्रिंक ऑन द ड्राई एंड आपका हार्ड जो कंक्रीट होता है, आपका जो हार्ड कंक्रीट होता है वो क्या करता है, आपका एक्सपैंड होता है ऑन द वेट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो फ्रेश कंक्रीट है, जो अभी हमने बनाया है, जिस कंक्रीट को हमने बनाया है, जिसको हम ग्रीन कंक्रीट बोलते हैं, तो ग्रीन कंक्रीट जो होता है, जो हमने बनाया है, तो वो श्रिंक करता है, सुखड़ता है, वो श्रिंक करता है वो। देखिए दोस्तों, जब आपने कंक्रीट को बनाया, देखा होगा आपने, जब कंक्रीट बन जाता है पूरा का पूरा, तो तरल होता है, फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, श्रिंक करता है, सुखड़ता है वो। ठीक है ना दोस्तों, तब करता है जब वो ड्राई होता है। ठीक है दोस्तों, जब वो ड्राई होने लग जाता है तब वो श्रिंक करने लग जाता है। लेकिन उसके बाद जब वो हार्ड हो जाता है, जब वो प्रॉपर ढंग से हार्ड हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो एक्सपांड करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, एक्सपांड करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, आपने थर्मल मूवमेंट के बारे में सुना होगा। अभी हम आगे इसी के ऊपर बात करेंगे, देखो इसी के ऊपर बात करेंगे, थर्मल मूवमेंट के ऊपर। तो आपने थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सुना होगा। तो स्टील का और कंक्रीट का, दोनों का जो थर्मल मूवमेंट है, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का सेम होता है, लगभग दोनों का सेम होता है। तो
इसीलिए हम कंक्रीट के अंदर स्टील को डालते हैं, क्योंकि उनका थर्मल एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है। देखिए दोस्तों, जैसे जहां जहां मौसम गर्म होता है या जहां जहां मौसम ठंडा होता है, ठीक है दोस्तों, गर्मी बढ़ जाती है या जहां तापमान बढ़ता है या तापमान घट जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वहां क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट है वो एक्सपांड करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, वो एक्सपांड करने लग जाता है। तो मौसम इंक्रीज और डिक्रीज करने में क्या होता है, हमारा जो कंक्रीट है वो एक्सपांड करने, या तो एक्सपांड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, या तो खींचता है या तो पास पास आता है। ठीक है दोस्तों, वो होता हमारा कंक्रीट आता है। तो इसी वजह से हमारा इसी वजह से हम सरिया को कंक्रीट के अंदर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो थर्मल मूवमेंट है इन दोनों का लगभग आसपास होता है। दोनों ही खिंच जाते हैं और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरी बात करते हैं, क्रैक्स ड्यू टू थर्मल मूवमेंट। यही कहना चाह रहा था कि ये थर्मल मूवमेंट करता है। थर्मल मूवमेंट की वजह से इसके अंदर आपका थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने के चांसेस होते हैं, और जिसकी वजह से यदि थर्मल एक्सपेंशन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उससे क्या होता है, क्रैक जनरेट होते हैं। दोस्तों, पास पास आया, दूर दूर गया, फैला वापिस आया, फैला वापिस आया, उससे क्या होता है, क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। कंक्रीट के अंदर क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें कंक्रीट को यही चीजें हमें कंक्रीट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है ना। अब क्या होगा दोस्तों, दो प्रकार के क्रैक्स होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के, जब कंक्रीट सूख जाता है, जब कंक्रीट सूख जाता है वो सुखड़ जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। और जब कंक्रीट गीला होता है, जब कंक्रीट सूख जाता है तो सुखड़ जाता है, और जब कंक्रीट गीला होता है तो वो फैल जाता है। पहला, और इसकी वजह से क्या आता है, क्रैक आ जाते हैं। इसी की वजह से क्रैक आ जाता है कंक्रीट के अंदर। पहला क्रैक या ये पहली चीज होगी जिसकी वजह से क्रैक आए। दूसरी चीज क्रैक हो गर्म हुआ, यदि गर्म हुआ तो हमारा जो कंक्रीट है वो फैलेगा, और यदि ठंडा हुआ तो हमारा कंक्रीट, यदि मौसम ठंडा हुआ तो हमारा कंक्रीट सुखड़ेगा। मौसम गर्म हुआ तो कंक्रीट फैलेगा, यदि मौसम ठंडा हुआ तो कंक्रीट सुखड़ेगा। तो यही दो ही टाइप के हमारे क्रैक्स देखने को मिलते हैं, इन या तो टेम्परेचर की वजह से या आपका किसकी वजह से, जब कंक्रीट बन रहा होगा, या तो फ्रेश कंक्रीट और हार्ड कंक्रीट की वजह से। दो ही क्रैक हमारे कंक्रीट के अंदर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा बात आती है डिसइंटीग्रेट बाय द अल्कलाइन एंड सल्फेट अटैक। अब क्या होता है कंक्रीट के अंदर, क्या होता है दोस्तों, एक तो अल्कलाइन और एक हमारा क्या होता है, सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक सुना होगा आपने, कंक्रीट के अंदर जब कंक्रीट के स्ट्रक्चर हमने बनाए होते हैं उनमें क्या होता है, हमारा सल्फेट अटैक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंस, हमारा क्या होता है, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। देखो दोस्तों, आप जब बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे, ठीक है ना दोस्तों, जो हमारे राहुल सर हैं, इसी चैनल में हमारे जो राहुल सर हैं वो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा रहे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में जब वो सीमेंट पढ़ाएंगे तो सीमेंट के अंदर क्या होता है कि दोस्तों एक सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बनता है। तो जो हम सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बनाते हैं तो इसी वजह से तो बनाते हैं उस सीमेंट को, क्योंकि वो सीमेंट क्या करता है, हमारा सल्फेट अटैक से बचाता है हमको। यदि हम कंक्रीट के अंदर उस सीमेंट को डालेंगे तो वो सल्फेट अटैक से हमको बचाएगा। वो जो सीमेंट है, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट जो है, वो हमको सल्फेट अटैक से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से वो सीमेंट बनाया जाता है। और आपको पता ही होगा, ज्यादा जो हमारा सीमेंट होता है, कौन सा सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट जो होता है, वो ज्यादातर हमारे मरीन के स्ट्रक्चर होते हैं, समुद्र में जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, या हमारे जो क्या उसको ना, वो नदी के आसपास जो स्ट्रक्चर होते हैं, या हमारा कैनाल हो गया, कैनाल जो लाइनिंग है वो इसी के लिए आता है। हमारा सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट के द्वारा ही हमारा कैनाल लाइनिंग बनता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट जो है वह नो स्क्रैप वैल्यू, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। अब कंक्रीट एक बारी टूट गया तो टूट गया, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि हमारा जो स्टील है, स्टील से जो बने स्ट्रक्चर हैं, यदि वो कल की डेट में टूट भी गए तो वो भंगार में बिक जाएंगे।
वो भंगार में इजीली बिक जाएंगे। लेकिन ये भंगार में बिकने वाला है, कंक्रीट एक बार टूट गया तो भंगार में बिकेगा नहीं है, इसकी कोई तो आपको कोई पैसा देने वाला नहीं है। नो स्क्रैप वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं, कोई पैसा नहीं है। गया तो गया, टूटा तो टूटा, गया तो गया, खत्म, समाप्त। कंक्रीट का यही हिसाब किताब है, टाटा बाय बाय, एक बार टूटा तो टाटा बाय बाय, खत्म। लेकिन स्टील में क्या होता है, यदि मैं स्टील का स्ट्रक्चर होता है तो उसके कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते हैं, यदि कोई स्टील का कोई स्ट्रक्चर होता है। धन्यवाद।